हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी गणित श्रृंखला का एपिसोड नंबर 2, जहां पर अपन बात करेंगे संख्या पद्धति के कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में और साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 को भी कवर करेंगे इसी एपिसोड के अंदर। ठीक है, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर अपन बात करें एपिसोड नंबर 1 के बारे में कि एपिसोड नंबर 1 में अपन ने क्या पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था संख्या पद्धति के इंट्रोडक्शन के बारे में कि संख्या पद्धति क्या होती है और इसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक, साथ ही साथ हमने देखा था कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारी पूरी संख्या पद्धति के अंदर यूज होने वाले हैं। तो जितने भी लोगों ने हमारा एपिसोड नंबर 1 वॉच नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे एपिसोड नंबर 1 को देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्योर हिंदी कंटेंट है। ठीक है, और जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके सबसे पहले, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपन अपना एपिसोड नंबर 2, जिसके अंदर अपन क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने एपिसोड नंबर 2 के अंदर अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है इकाई अंक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि इकाई का अंक क्या होता है, यानी कि अगर हमको किसी भी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हम लोग किस तरीके से इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इकाई अंक होता क्या है। तो एपिसोड नंबर 1 में हमने बताया था आपको कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो उसका क्या होता है, इकाई अंक होता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर हम बात करें 34 हमारे पास एक संख्या है, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें इकाई अंक क्या है तो ये हमारी एक संख्या है और इसका सबसे अंतिम अंक है 4। ठीक है, तो ये जो 4 है ये इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, है ना। यही तो बोलेंगे सर, हाँ। ठीक, अगर हम बात करें 1002 यानी 1002 की और इस संख्या में हम अगर बात करें कि इस संख्या में इकाई अंक बताइए तो इसका सबसे अंतिम अंक है 2, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको कि इकाई का अंक क्या होता है। अब हम किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर सबसे अंतिम अंक देखना है हमको किसी भी संख्या का, हमें इकाई अंक पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक, लेकिन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से नहीं आते। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इकाई अंक से रिलेटेड। और मैं ना आपको देखिए जो एनसीईआरटी है उसको तो सॉल्व करवाऊंगा ही, साथ ही साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लगवाऊंगा ताकि आपको फील आए ना, आपको फील करानी है ना मुझे। ठीक, और बेहतर कंटेंट भाई प्रोवाइड करना है, तो बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ तो अलग कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना अपन को। ठीक है, तो बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और जब आप नंबर सिस्टम पढ़ के निकलेंगे ना तो एक अलग फीलिंग आएगी, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे बोला जा सकता है कि कोई संख्या है, इसकी घात के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे इसकी घात 1 है तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही संख्या होती, इसकी घात 2 होती, तो आपसे पूछ लेता कि अगर इसकी घात 2 है तो आप इसका इकाई अंक बताइए। अब घात का मतलब आप समझते हैं कि 34 की घात 2 का मतलब है 34 से 2 बार मल्टीप्लाई, है ना। तो जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे उसको, तो जो आपका क्या आएगा, नंबर आएगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 6 हो जाएगा, है ना। आप यही तो बोलोगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर 2 पावर थी तो आपने तुरंत बता दिया। अगर यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा पावर हो जाती, मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते इसकी पावर 216, इसकी घात क्या कर देते 216 कर देते, तो क्या इस केस में आप तुरंत बता पाते कि इसकी इकाई अंक क्या होगी। भाई 34 की घात 216 का मतलब है 34 का 216 बार गुणा, है ना। और 216 बार गुणा करने में शायद ये वीडियो एंड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी बेसिक ट्रिक यूज करेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेकंड में, बहुत ही छोटे से समय में हम क्या कर सकते हैं, इन बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम यही देखने वाले हैं। तो कुछ ट्रिक्स हम लोग देखेंगे नंबर्स को लेकर कि किस तरीके से अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। चलिए बात करते हैं अपन ट्रिक नंबर 1 की। ठीक, तो ट्रिक नंबर 1 जो है हमारी वो क्या कहती है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमको संख्या दी है इस तरीके से 230, यानी कि इसके अंक में क्या है, अंत में क्या है 0 है, और इसकी पावर हमको दे दिया 216,
ठीक। और हमसे पूछ लिया कि इसके इकाई का अंक बताइए क्या होगा, मतलब 230 को जब हम 216 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगी, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है ना। इसमें पूछ रहा है हमको यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक क्या होगा। तो हम भाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है अगर संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई भी हो ना अंत में, तो हम देखिए क्या करेंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो और उसकी पावर कुछ भी हो, मतलब उसकी जो घात है वो कुछ भी हो, तो उसके जो इकाई का अंक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक है वो 0 ही आ जाएगा। आंख बंद करके आप क्या कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा, एकदम सही आएगा आपका आंसर, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी संख्या के अंत में अगर 1 है, ठीक, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। घात कितनी भी हो, कितनी भी घात हो ना, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कितनी मजेदार चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक। अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी संख्या के अंत में 6 हो तो फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या के अंत में अगर ये 4 नंबर आ जाएं और उसकी घात कितनी भी हो ना, तो उसके इकाई का अंक सेम रहता है, उसके इकाई का अंक बदलेगा नहीं, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ घात लिखी हुई है, जैसे 5 की घात 1 है तो 5 होगा, 5 की घात 2 है तो 25 होगा, 5 की घात 3 है तो 125 होगा। अब यहाँ पर देखिए हम 5 की कितनी भी घात खोल दें ना, कितनी भी घात हम देख लें, तो उसमें जो इकाई का अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, ठीक। इसी तरह अगर हम 6 की बात करें तो 6 में भी क्या है, कितनी भी घात हम लोग खोल लें, देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा, अपनी नोटबुक में बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए, इस चीज को बहुत काम आने वाला है। अब अगर बात करें ट्रिक नंबर 2 की, तो ट्रिक नंबर 2 है, हमने 0, 1, 5, 6 की तो बात कर ली। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कोई और नंबर की, जैसे अगर आप बात करें 4 और 9 की, 2 नंबर की बात करें 4 और 9 की, ठीक है। तो 4 और 9 में क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंत में 4 आ जाए, जैसे कि ये है, हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा ना 34 की घात 216, तो किसी भी संख्या के अंत में 4 आ जाए या फिर 9 आ जाए, हम ऐसे लिख देते 39 की घात 216, ठीक है। तो हमसे अगर पूछता, हमसे क्या पूछता, हमसे अगर पूछता कि इसको सॉल्व करके इसकी इकाई का अंक बताओ क्या होगा, तो हम लोग देखिए किस तरीके से बताते हैं। इसमें 2 केस बनता है, 4 के लिए हमारा अलग केस बनता है और 9 के लिए हमारा अलग केस बनता है, ठीक है। तो 4 के लिए पहले अपन देख लेते हैं क्या होता है। यदि किसी संख्या के अंत में 4 हो, यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 4 हो, तो देखिए क्या करते हैं, इसमें 2 पॉइंट आते हैं। यदि घात क्या है, सम है, यदि घात क्या है, सम है, तो इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। मतलब कि अगर घात हमारी सम होती है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, और अगर घात हमारी विषम होती है तो इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे 4 की घात 1 है तो 4 आया, 4 की घात 2 है तो 16 आया, 4 की घात 3 है तो 64 आया, 4 की घात 4 है तो 256 आया। यहाँ पर देखिए आपको जो पावर है, यानी कि जो घात है वो कैसी दिख रही है, यहाँ पर विषम है। जहाँ जहाँ पे विषम घात दिख रही है वहाँ पर जो इकाई का अंक है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और जहाँ जहाँ पर घात आपको सम दिख रही है वहाँ पर जो इकाई का अंक है वो क्या आ रहा है, आपका 6 आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो घात हमारी आ रही है ये क्या है, सम है या विषम है, तो 216 हमारी सम संख्या है जो कि 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो इसकी इकाई का अंक ना कितना आएगा, घात क्या है, सम, तो इसकी इकाई का अंक 6 आएगा, आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी इकाई का अंक 6 आएगा क्योंकि घात क्या है, सम है, ठीक। तो इस तरीके से आप 1 मिनट में बिना सॉल्व किए हुए क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक से अपने आंसर को बता सकते हैं और एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं, है ना। अब अगर बात करें 9 की, 9 के केस में क्या होगा, तो 9 के केस में भी यही होगा कि अगर घात सम है तो जो इकाई का अंक है वो 1 आता है। अगर घात क्या है, सम है तो इकाई का अंक 1 आता है, और अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख रखा है, 9 की घात 1 9, 9 की घात 2 81, 9 की घात 3 729। तो देखिए जहाँ पर विषम घात है वहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जहाँ पर सम घात है वहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये कुछ छोटे छोटे हमारी ट्रिक्स हैं जिनका यूज़ करके आप कुछ सेकंड्स में ही इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली 0, 1, 5, 6 की, 4 और 9 की। अब हम लोग कुछ और नंबर्स ले लेते हैं, जैसे हमारा 2 हुआ, ठीक है,
5 हुआ, सॉरी 5 नहीं 3 हुआ, ठीक है। इस टाइप के जो नंबर्स हैं हमारे 7 हुआ, ठीक, और 8 हुआ। तो ये जो नंबर्स हैं इनमें हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से अगर किसी भी संख्या के अंत में ये वाले नंबर हों, ठीक है, तो कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट नंबर्स के बारे में कि अगर हमको किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 दिया हो तो हम लोग किस तरीके से उनके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ घात लिख रखी हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 7 की घात 1 तो 7 आया, 7 की घात 2 तो 9 आया, 7 की घात 3 तो 343 आया, 7 की घात 4 है तो 2401 आया, और 7 की घात 5 है तो 16807 आया। इसी तरीके से हमने जब 8 की घात खोली तो ये आया, 3 की घात खोली तो ये आया, और 2 की घात पे ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने इसको अलग से क्यों लिखा हुआ है, हमने क्यों इसको 4, 9 इन सब के साथ में नहीं बताया, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर देखिए जितनी भी पावर हम खोलते जा रहे हैं सब में क्या आ रही है, जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है वो अलग अलग आता जा रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जैसे जैसे हम लोग 5वीं पावर पे पहुँच रहे हैं, देखिए जैसे जैसे हम लोग क्या हो रहा है 5वीं घात पे पहुँच रहे हैं, हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब वापस से वही अंक आ जा रहा है जो 2 की घात 1 पे है ना। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीज़ों को देखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर 4 पावर के बाद, मतलब 4 पावर तक, 4 की घात तक जब हम लोग खोलते हैं किसी भी संख्या को तो वहाँ पर तो यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहा है, यानी कि जो इकाई का अंक है वो अलग अलग आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम 5वीं पावर पे पहुँचते हैं इकाई का अंक क्या कर जाता है, रिपीट कर जा रहा है, यानी हर 4 संख्या के बाद इकाई का अंक रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करें, या हम किसी भी पावर को 5 बार खोल दें या फिर किसी पावर को एक ही बार खोल दें, हमको क्या मिलेगा, इकाई का अंक सेम ही मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अपन को दिया है 623 की पावर 49। अब देखो इस संख्या के अंत में क्या है, 3 है और इसकी पावर 49 है। बोल रहा है इसको सॉल्व करने पे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग जो इसकी घात है, इसकी जो घात है इसको क्या करेंगे ना, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 से भाग दे देंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हर चौथी घात के बाद में 5वीं घात पे क्या हो रहा है, नंबर हमारा रिपीट कर रहा है। तो हर चौथी घात के बाद में रिपीट कर रहा है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, 4 से उस संख्या को डिवाइड करके उसकी जो घात है उसको छोटा बना रहे हैं, है ना। जब हम घात को छोटा बनाएंगे तो भाई हम चाहे 1 पावर खोलें या 5 पावर खोलें, बात एक ही, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम यहाँ पे इसकी घात को क्या कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको लास्ट में 3 दिखे, 8 दिखे या 2 दिखे या 7 दिखे, तो सबसे पहले जितनी भी पावर दी हो उसको 4 से क्या कर देना, डिवाइड करके उसको छोटा बनाना। तो देखो हम यहाँ पर 4 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 4 एकम 4, ठीक है, ये पूरा कट गया। अब ये वाला 9 यहाँ पे लिखेंगे और 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो जो शेषफल हमारा बचेगा, इस शेषफल को क्या करेंगे, ये जो 49 पावर है ना, ये जो 623 है इसकी पावर 49, तो यहाँ पर 49 को हटा के ये जो शेषफल है ये इसकी पावर में लगा देंगे, यानी कि 623 की पावर 49 ना होके हम क्या कर देंगे, जो शेषफल है उसको पावर पे चढ़ा देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो नंबर आएगा उसका जो इकाई अंक होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो देखिए कितना आसान है। तो 623 की पावर अगर अपन 1 करेंगे तो कितना आएगा, हमारा जो इकाई का अंक है वो 3 आएगा, क्योंकि लास्ट में 623 की पावर 1 का मतलब है 623, और यहाँ पे जो लास्ट का अंक है, अंतिम अंक है वो क्या है, 3 है। तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए हमने चुटकियों में 1 सेकेंड में किस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मज़ेदार है ना, ठीक थी, मज़ा आ रही है आपको, अच्छी ट्रिक है। चलिए अगर बात करें इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की, अब कुछ क्वेश्चन आपको भी मैं करने के लिए दूंगा घर पे, इसमें से मैं सारे नहीं करूंगा। अब एक क्वेश्चन और करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और फील हो जाए, मज़ा आ जाए। देखते हैं भाई, अरे रफ करने वाला कहाँ गया, मिल गया। चलिए यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं, तो आपको समझ में आ गया ना, पावर को 4 से डिवाइड क्यों करेंगे और नंबर को छोटा बनाएंगे ताकि हम क्या कर सकें, आसानी से उसकी इकाई का अंक ज्ञात कर सकें। अब जैसे 628 की पावर हमको क्या दिया है, 52 दिया है,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, 8 है संख्या के लास्ट में, अब हम फिर से क्या करेंगे, जो घात है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो भाई घात है 52, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पे बचा 1 और ये हो गया 2, 4 तिहाई 12। सर यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या हो गया, 0 आ गया, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया। और आपने कहा था भाग देना, जो शेषफल है उसको पावर पे चढ़ा देना। अब यहाँ पे तो शेषफल बचा ही नहीं, अब क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जब आपकी जो शेषफल है वो 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो ना, 4 से आप भाग दे रहे हो तो 4 को ही इसके पावर में चढ़ा देना। 4 को क्या करोगे, इसके पावर पे चढ़ा दोगे। चढ़ा दिया, समझ में आया ये बात। तो अब क्या करोगे, 628 की पावर 52 बार आपको नहीं खोलना पड़ेगा, आप केवल 4 बार ओपन करके क्या कर सकते हो, जल्दी से टाइम बचा सकते हो और अपना आंसर बता सकते हो। अब इसको भी देखो कैसे करेंगे, लास्ट में 8 है तो 8 को क्या कर दो, 4 बार गुणा कर दो भाई। 8 को अगर आप 4 बार गुणा करोगे तो 8 8 64 और ये हो जाएगा 8 8 64 और 4 चौक क्या हो जाएगा 16, यानी कि जो लास्ट की जो यूनिट डिजिट आएगी, लास्ट के जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो देखिए इस तरीके से आप कितनी आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक सी ट्रिक जिसका यूज़ करके हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं और अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में समय को बचाते हैं ताकि हम अपने एग्जाम को और बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि देखो जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उसमें क्या होता है, टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आपका 1-2 सेकंड भी इधर से उधर होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिसकी वजह से ये ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं ना, ताकि हम टाइम बचा सकें। क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो जाता है बेसिक तरीके से भाई, 52 बार खोलते हैं उसको पावर तो क्या आंसर ना आता, लेकिन टाइम लगता है। उसी टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इन ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो बातें समझ में आ रही। अब ये 3 क्वेश्चन आप लोग अपने घर पे करेंगे और हाँ, इसका आंसर आप कमेंट में हमको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ, जो कि हमारी एनसीईआरटी की प्रश्नावली है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग अपनी प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 हमारे नंबर सिस्टम की, एनसीईआरटी की, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 के अंदर छोटी सी हमारी प्रश्नावली है जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे एपिसोड नंबर 1 से रिलेट करेंगे। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि एपिसोड नंबर 1 आप लोग वॉच कर लीजिए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए भैया, प्रश्नावली 1.1। अब इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट कर देते हैं यहाँ से खत्म, ठीक। चलिए, तो अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक लेके बैठिए, वरना आपके पास क्वेश्चन तो आएगा ही है ना स्क्रीन पे। चलिए बात करें अगर अपने प्रश्नावली 1.1 की, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है और क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पर p और q पूर्णांक हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर है तो क्या आप उसे ठीक है p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां बोल रहा है कि p तथा q पूर्णांक हैं, ठीक है, और q तुम्हारा 0 के बराबर नहीं है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, जो कि हमने एपिसोड नंबर 1 में बताया है कि परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो वो पूरी क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है, यानी टर्मिनेट हो जाती है। अगर नहीं टर्मिनेट होती, नहीं डिवाइड होती है तो वो क्या करती हैं, रिपीट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर यहाँ पर हम बात कर लें 0 के बारे में, तो जो हमारा 0 होता है, क्या ये एक परिमेय संख्या है? अगर हम 0 की बात करें तो 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
ठीक है। तो लिख सकते हैं जहां पर p की वैल्यू क्या होती है 0 है, लेकिन q की वैल्यू क्या है 1 है, यानी q हमारा नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। यानी ये जो स्टेटमेंट, ये जो कथन इन्होंने लिखा है, ये कथन क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। यानी कि 0/1 के रूप में हम 0 को लिख सकते हैं। 0/7 भी लिखोगे, 0/8 भी लिखोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और 0 हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको उत्तर में लिखना है तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को ठीक है संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है तथा इसे p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो ये आपका हो गया उत्तर नंबर 1, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा था, यानी कि जो प्रश्न नंबर 1 है उसका उत्तर नंबर 1 ये होगा। ठीक है, कि 0 हमारी परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब हम इसे डेसिमल के फॉर्म में यानी दशमलव में चेंज करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, यानी कि पूरा वो टर्मिनेट हो जाता है। और यहाँ पर q की वैल्यू हमारी 0 भी नहीं है। सारी जितनी भी कंडीशन हमने बताई थी उन सबको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो इसको आप लोग नोट करते चलिएगा भाई कॉपी में, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप थोड़े से आलसी हैं तो, है ना। लेकिन आप मेहनत से थोड़ा सा अगर काम करेंगे तो चीज़ें और मज़ा आएंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी मैथ में उतना ही मैथ आपके लिए आसान हो जाएगी और उतनी ही जल्दी आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है 3 तथा 4 के बीच में, ठीक है, बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी हमने देख लिया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब आपसे बोल रहा है कि 2 संख्याएं आपको दे दी गई हैं, उनके बीच में आप परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। सर ये कैसे ज्ञात करेंगे? अब आपको ये बता दें हम कि कोई भी 2 संख्याएं ले लें, आप कोई भी 2 संख्याएं ले लें, उन दोनों संख्याओं के बीच में कई सारे रैशनल नंबर होते हैं, यानी कई सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम बात करें यहीं पे 3 और 4 के ही बीच में, ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में कई सारी परिमेय संख्याएं होंगी। 3 तथा 4 के बीच में कई सारी परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन सर ये 3 और 4 तो हमको परिमेय संख्या के रूप में दिख नहीं रहे, तो सबसे पहला काम जो होगा आपका वो यही होगा कि आप 3 और 4 को क्या करोगे, 3 और 4 को पहले परिमेय संख्या के रूप में लिखोगे। यानी हम क्या करेंगे, 3 तथा 4 को 3 तथा 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर, ठीक है, जब हम इसको p/q के रूप में लिखेंगे, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम p/q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है। तो ये हो गया हमारा 3/1 तथा 4/1। अब हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उसको क्या करना, उसमें 1 प्लस करके जो भी संख्याएं होंगी उनके अंश और हर में उस नंबर से क्या कर देना, गुणा। सब बात समझ में नहीं है, चलिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको, 6, तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आपको क्या करना है, 6 में अपने मन से 1 ऐड कर देना, ठीक है, जो भी नंबर आए, क्या आया, 7 आया, उसको क्या करना, इन दोनों संख्याओं के अंश में और हर में, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर,
ठीक है। तो अंश और हर में ऊपर नीचे क्या कर देना, गुणा कर देना। तो गुणा करने से होगा क्या, देखिए गुणा करने से ये होगा कि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में जो गैपिंग है वो थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याएं ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे, उनके हर को क्या कर देंगे, बड़ा बना देंगे, यानी संख्याओं को थोड़ा बड़ा बना देंगे, जूम कर देंगे, ताकि चीज़ें हम आसानी से देख पाएँ। भाई अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं दिखती हैं तो आप जूम करके देखते हो तो आपको क्लियरिटी से दिखती है ना चीज़ें। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को बड़ा बनाएंगे ताकि इनके अंदर जितने भी रैशनल नंबर छिपे हैं उनको हम क्या कर सकें, देख सकें। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके अंश और हर में 7 से गुणा कर देंगे। 3 में 7 से गुणा किया अपॉन 1 में 7 से गुणा किया, तथा 4 में 7 से गुणा किया और 1 में 7 से गुणा किया। तो हमारे पास जो नंबर बन के आया, वो क्या बन के आया, 3 सत्ते 21/7 तथा, ठीक है, 28/7, ये हमारे पास नंबर बन के आया। अब इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं कि 21/7 तथा 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी 6 परिमेय संख्याएं हैं, 22/7, ठीक है, 23/7 और 24/7 और 25/7 और क्या होगा 26/7 और 27/7। ये 6 परिमेय संख्याएं हमको किसके किसके बीच में मिल गई, 3 और 4 के बीच में मिल गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। हमने क्या बताया, जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछे उसमें एक प्लस कर देना और बस उससे क्या कर देना, जो नंबर है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देना, बस आपको यही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लिया। चलिए, मज़ा आ रही है वीडियो में, फील आ रहा है आपको? चलिए फील आ रहा है, जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और भी जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको हिंदी में प्रॉपर कंटेंट चाहिए और वो अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं हिंदी में कंटेंट की वजह से, तो वो क्या कर सकें, आसानी से हमारे वीडियो को देखकर, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आसान कर सकें। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, जिसको नहीं आ रहा है वो देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, 3/5 और 4/5, इनके देखिए हर समान है, लेकिन हमको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें क्या कर देना है, एक प्लस करके, और क्या करना है, ठीक है, जो नंबर है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 2 परिमेय संख्या हैं, हमने क्या किया, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, प्लस करके जो नंबर आया उसको अंश और हर में गुणा कर दिया। तो यहाँ हो गया 6 त्रिक 18 बटे 6 पंचे 30, ठीक है, और तथा यहाँ पे देख लेना इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 और इंटू 6, तो 4 छंग 24 बटे 5 छक्का 30। अब देखिए इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, 5 परिमेय संख्याएं आराम से बता सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्याएं बन चुकी हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। थोड़ा सा राइटिंग ध्यान में देखिएगा आप लोग। ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, 19/30, ठीक है, 20/30, और कौन सी हो सकती है, 21/30, 22/30, ठीक है, 23/30, और भी आगे परिमेय संख्याएं आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ये 24/30, तो ये 5 परिमेय संख्याएं आपको मिल गई। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बातें समझ में आई? बस आपको कुछ नहीं करना है, यही स्टेटमेंट को फॉलो करना है, और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप हर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक ट्रिक और बताता हूँ, अगर आप ये चीज़ भूल जाए ना, ये चीज़ भूल जाए, तो आप आंख बंद करके क्या करिएगा, दोनों नंबर के अंश और हर में सीधे 10 से गुणा कर दीजिएगा। सीधे क्या करिएगा, 10 से गुणा करिएगा, ताकि जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसके बीच में आपको परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे आपको यही दिया हुआ है, मेथड नंबर 2 में बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, सीधे 10 से गुणा, 3/5 में आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तथा
4/5 में आप ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो तो यहाँ बन जाएगा 30/50 और यहाँ बन जाएगा 40/50। ठीक है, ये भी एक बड़ा नंबर बन गया। तो इसके बीच में भी आप परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अगर आप ये चीज़ भूल जाते हैं तो सीधे 10 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर अलग अलग हो जाए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे नंबर होते हैं। अब किसी ने इस तरीके से सॉल्व किया होगा, आपने इस तरीके से सॉल्व किया, तो आपकी ये परिमेय संख्या आ रही है। वो इस तरीके से सॉल्व करेगा तो उसकी जो परिमेय संख्या आएंगी वो 31/50 आएंगी, 32/50 आएंगी, ठीक है, 33/50 आएंगी। तो इस तरीके से आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी आंसर सही है और उसका भी आंसर सही है ना। तो कोई भी बात घबराने की नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 के लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है उसमें हमको कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथन को हमको बताना है। ये कथन हमारे सत्य हैं या असत्य हैं और उनका कारण भी बताना है। ठीक है कि किस कारण से ये सत्य हैं और किस कारण से ये असत्य हैं। चलिए बात कर लेते हैं। कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन जो हमको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला कथन है वो हमसे बोल रहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं? आपसे बोल रहा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप क्या बोलेंगे भाई? अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा था कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, जबकि जो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याओं के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी जो कथन है वो सही है कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन इसका उल्टा नहीं पॉसिबल। अगर हम बोले सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। ठीक है, तो इसका कारण आप लिख देना कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, इस वजह से सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। आपसे बोल रहा है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं या होती हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको अगर देखना है सही है या गलत, तो अगर हम लोग बात करें पूर्णांक की, ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से प्लस इनफाइनाइट तक, -1, ठीक है, कॉमा -2, कॉमा -3, यहाँ से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन अगर हम लोग पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या केवल ये होती है ना, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, जो अभी हमने यहाँ पर लिखी है 0, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो अगर हम लोग बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो केवल धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। इस वजह से ये जो हमारा कथन है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट असत्य है। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या नहीं होते, क्योंकि पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। ये आप कारण में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? कथन नंबर 3। ठीक, अब हम लोग लास्ट जो हमारा कथन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 है, ये क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ ही हम धीरे से अपना एपिसोड भी समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए बात करते हैं। हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। बोला जा रहा है, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? आपसे बोला जा रहा है सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ मैं बोल दूँगा पहले ही कि ये जो कथन है वो असत्य है। क्यों असत्य है इसका कारण समझिए। आपसे बोला जा रहा है सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं।
मतलब कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम बात करें 2Q, तो 2 हमारी एक पूर्ण संख्या है, इसको हम P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या बन गई भाई, है ना। 2 अपॉन 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम इसके उल्टा बात करें 1 अपॉन 2 की, तो क्या ये हमारी एक पूर्ण संख्या है? ये हमारी परिमेय संख्या तो है, क्योंकि भाई 1 बटा 2 है, ठीक है। ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में, डिवाइड करोगे तो आंसर भी 0.5 आएगा, यानी कि यहाँ पर ये पूरा टर्मिनेट भी हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या हम इसको पूर्ण संख्या के अंदर लिख सकते हैं? क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी बटे में नहीं होती। पूर्ण संख्या हमारी 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं। क्या 5/4 हमारी पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये एक परिमेय संख्या तो हो सकती है, एक अपरिमेय संख्या तो हो सकती है, लेकिन ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत। तो आप कारण में लिख सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंदर कुछ और भी संख्याएं आती हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाती है और हम लोग अपने एपिसोड को भी यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, तो कमेंट जरूर करना और बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको हिंदी में कंटेंट चाहिए, ठीक है, वो क्या कर सकें, हमारे लेक्चर को वॉच करके अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें, ठीक। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट की और अपनी NCERT की नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाय बाय।